दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं सीटेट स्पेशल क्लास। यहाँ पे आपके सीटेट की जो परीक्षाएं 20/12/2021 का हुआ है उसका डिटेल सॉल्यूशन दे रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का डिटेल सॉल्यूशन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास के क्षेत्र को आप लोग सभी लोग जानते हैं और इसके ऑप्शन देखते के साथ ही सारे विद्यार्थी लगा दिए होंगे। समीपस्थ कहिए या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहिए, और इसके जो आपके बारे में बतलाने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं आपके लेव वाइगोत्स्की हैं। यानी इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन संख्या 2 पे आते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पे है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, आंशिक मतलब होता है कभी कभी देखना। अब आंशिक रूप से बच्चा देख रहा है तो क्या उसे नियमित विद्यालय में डाल देंगे या उसे समावेशी विद्यालय में डाल देंगे? इस प्रकार के आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं और जवाब का चयन करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आपका ऑप्शन है उसे एक अलग संस्थान में डालना चाहिए। ये बिल्कुल क्या है? गलत। बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूलों में डाल देंगे। जहां विशेष प्रावधान नहीं होगा नियमित विद्यालय में डाल देंगे तो वहां से भी आंशिक रूप से देखने वाला बच्चा नहीं सफल हो पाएगा। ये भी गलत है। समावेशी प्रावधानों का पालन करने के नियमित स्कूल में जाना चाहिए। बिल्कुल। जहां पे समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि एक ही धर्म या भिन्न भिन्न धर्म के बच्चे एक छत के नीचे परंपरागत रूप से पढ़ते हैं। यानी एकता में अनेकता का, विविधता में एकता का जो जश्न मनाता है उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो इसके लिए जब आप लोग जवाब का चयन करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा 3 वो आपका राइट आंसर होगा और 4 क्या हो गया? गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पे आधारित होता है? तो आप लोग को पता है कि कोहल वर्ग नैतिक सिद्धांत दिए थे और उन्होंने 3 चरण में सिद्धांत को बतलाया था। पहला चरण था आपका पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा था आपका परंपरागत स्तर और तीसरा था आपको क्या? उत्तर परंपरागत स्तर। तो सामाजिक परिवेश में बालक कौन से स्तर में जाएगा? तो इसका जवाब क्या होगा? पूर्व परंपरागत स्तर। आइए हम लोग ढूंढते हैं कि पूर्व परंपरागत स्तर कहां पे है। यहां पे देखेंगे तो फर्स्ट देखेंगे तो फर्स्ट नहीं है, यहाँ पे सेकंड भी नहीं है, यहाँ पे थर्ड भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, पूर्व पारंपरिक चरण या इसको हम लोग कहते हैं पूर्व परंपरागत स्तर। यानी इसका जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 4, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पे लागू होता है? शीर्षगामी सिद्धांत कहने का मतलब होता है कि विकास जो होता है वो शीर्ष से आपके पैर की ओर होता है। तो किस पे लागू होता है? ऑप्शन को आप लोग यहां पे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आपके नैतिक विकास। नैतिक विकास से बिल्कुल नहीं। शीर्ष से पैर यानी संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष को आप लोग कौन से पक्ष कहेंगे? मानसिक पक्ष कहेंगे। तो ये जो आपका जवाब है सही है। भाषा विकास भी नहीं होगा और गामक विकास भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसका ऑप्शन नंबर क्या देंगे? 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे है। आप लोग देखिए साफ साफ अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे प्रश्न को। पारो अपने पिता की बढ़ी की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पे वह लड़के के ब्लॉक टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में AWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पे वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित की सामना करने में असमर्थ है। तो इस स्थिति में एक अध्यापक के तौर पे आप क्या करेंगे? यानी कहने का अर्थ है कि उसके पिता बढ़े हैं और वहां पे देखी है और गणित सीखने में थोड़ा कमजोर है, तो बच्चों को गणित सिखाने के लिए क्या करेंगे? बच्चे जिस स्तर से सीख के आए हैं बच्चे के अनुभव से जोड़कर एक शिक्षक जब अच्छा से पढ़ाएगा तो ऑप्शन क्या होगा? सही। तो आइए हम लोग ऑप्शन को चेंज करते हैं। तो फर्स्ट आप लोग जब ऑप्शन पढ़ेंगे पारो परीक्षाएं देनी चाहिए, दोहराव को बढ़ाना चाहिए, ये बिल्कुल आपका गलत है। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारे के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय से बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों को क्या करना चाहिए? समावेश करना चाहिए, जो बिल्कुल आपका क्या है? राइट आंसर है। आप लोग अब नेक्स्ट पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 2। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आंकलन उपयुक्त होगी? यहां पे देखिए, एक सामाजिक संरचना क्लास है और यहां पे कौन सा आंकलन महत्वपूर्ण होगा? फर्स्ट है मात्र स्मरण पे आधारित परीक्षा, ये बिल्कुल आपका क्या है? गलत। एक शब्दों वस्तुपरक प्रश्न, ये भी गलत है। सहयोगी प्रयोजित कार्य, बिल्कुल सही है। जब आप समाज में कार्य करेंगे तो समाज से क्या मिलेगा? सहयोग मिलेगा। इसलिए आपका जो ये जवाब हुआ ये बिल्कुल तीसरा जो सही है, और चौथा आपका क्या हो गया? गलत। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए, समझ रहे हैं ना? जेंडर रूढ़िवादिता यानी लड़के लड़की में आपको फर्क नहीं देखना है, वही कहलाता है जेंडर रूढ़िवादिता। और यहां पे बचने के लिए आप क्या करेंगे? कक्षा में बालक और बालिकाओं को अलग अलग बैठा देंगे, एक गलत है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कौन सा उचित नहीं है, याद रखिएगा। एक अध्यापक को कभी भी लड़का और लड़के में फर्क नहीं करना चाहिए, है ना? इसलिए तो जवाब तो इसका आप लोग को दिख ही रहा है, इसलिए इसका जब जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आप लोगों को? एक। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप लोग इसका जवाब क्या दे दिए? 1, जो आपकी स्क्रीन पे है, जो आप लोग देख रहे हैं 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करेंगे? देखिए, आपका प्रश्न है कि बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम करेंगे। ऑप्शन को हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है आपका? कार्य को पूर्ण करने के लिए भिन्न भिन्न चरणों में उपयुक्त इनाम दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 है, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेंगे, व्याख्या और प्रत्यक्ष अनुदेश के द्वारा, पुनरावृत्त इनवत अभ्यास द्वारा। तो यहां पे देखिए, अब आप लोग कार्यों को पूरा करने के लिए जब आप इनाम देंगे तो अर्थपूर्ण अधिगम होगा। जब वे कार्यों को क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से क्या करेंगे? भाग लेंगे। बिल्कुल, जब बालक स्वयं क्रियाशील होकर भाग लेगा ना तो अर्थपूर्ण अधिगम कहलाएगा। यानी फर्स्ट गलत, ए सही है, थर्ड गलत और फोर्थ गलत। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 2। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू कर देता है, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, तो यह क्या कहलाता है? समझिए, बालक क्या करता है कि भाषा सीखता है और दूसरे से सीखता भी है और दूसरों को सिखाता भी है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? प्रारंभिक सामाजिकरण। यानी इसका ऑप्शन नंबर होगा क्या? 1। देखिए, फर्स्ट ही ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल हिचकना भी नहीं है, बस फटाफट आपको सोल्यूशन देते हुए आगे बढ़ना है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 आपका प्रश्न क्या आ गया? पियाजे के, यहां पे देखिए प्रश्न को आप लोग देखिएगा, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को मौजूदा ज्ञान से जोड़ना क्या कहलाता है? भाई साहब समझ लीजिए, पियाजे ने क्या बोला था कि यदि आप पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ेंगे तो आत्मसात कर रहे हैं, और यह प्रक्रिया कहलाता है आत्मसातीकरण। और यदि पुराने ज्ञान को परिवर्तन करके आप नए ज्ञान को जोड़ेंगे तो इस समायोजन कहलाता है। तो आप लोग इसका जवाब देख लेंगे और यहां पे जब जवाब देंगे तो आप लोग देखिए आत्मसातीकरण, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। विद्यालय को छात्रों को पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर, बिल्कुल सही कह रहा है, यानी याद करके पुनः उगल नहीं देना है, उसके स्थान पे आपको क्या करना है? योग्यता के स्थान पर उसमें अपनी आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है विद्यार्थियों, बिल्कुल सही करनी चाहिए। अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। बिल्कुल, अधिगम तो बिना समाज के बिना संभव नहीं है, और जब क्रियाशील नहीं रहेंगे तो आप अधिगम नहीं करेंगे। यानी ए और आर दोनों सही है और ए आर का सही व्याख्या करता है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो फर्स्ट देखेंगे आप लोग ऑप्शन, तो फर्स्ट गलत है, सेकंड देखेंगे तो गलत है, थर्ड देखेंगे तो आपका क्या है? आर सही व्याख्या करता है क्या? ए की। ऑप्शन नंबर हो गया 3। ए आपका फोर्थ जो हो गया क्या हो गया? गलत। इस प्रकार से अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 आपके स्क्रीन पे आ गया। 12,
भाषा विकास के संवेदनशील अवस्था कौन सा है? बताइए बच्चों, भाषा यदि प्रारंभिक अवस्था में बच्चों को सिखाएंगे तो सबसे अधिक संवेदनशील जो होता है वो प्रारंभिक अवस्था होता है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में बच्चा जो होता है ना वो अनुकूलन के माध्यम से बच्चा क्या करता है, भाषा को सीखता है। तो इसका जब आप लोग जवाब देंगे तो इसका जवाब क्या होगा? युवा अवस्था तो बिल्कुल नहीं होगा, जन्म पूर्व का समय तो होगा नहीं, कुछ लोग मध्य बचपन कर रहे हैं, कुछ प्रारंभिक कर रहे हैं, तो इसका राइट जवाब जो होगा आपका प्रारंभिक अवस्था होगा, यानी सबसे संवेदनशील जो अवस्था होता है प्रारंभिक अवस्था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली में कक्षा में सृजनात्मकता सहायता होगा या सहायक होगी? आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। सृजनात्मक का मतलब होता है नव निर्माण करना, हमेशा आपको नव निर्माण करना है, यानी अनेक उत्तर का चयन करना है हमेशा। जैसे वैज्ञानिक हो गए, शोधकर्ता हो गए, ये सभी सृजनात्मक होते हैं। आइए ऑप्शन को हम लोग चयन करते हैं, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? कल्पनाशीलता में उत्तरों को स्वीकार करना, बिल्कुल आपका क्या है, सही। विचार मंथन पे बल देना, बिल्कुल ये भी सही है। अभिसारी चिंतन पर बल देना, ये तो गलत हो गया भाई, अभिसारी मतलब हो गया बंद, गलत हो गया। असहमति के प्रति असहनशीलता, यानी असहमति आपको है तो आप क्या करेंगे, खोज करेंगे, ये भी सही है। यानी 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। विद्यार्थियों, प्रेरणा को आप लोग अभिप्रेरणा भी कर सकते हैं। आंतरिक प्रेरणा का मतलब हो गया कि आप ना तो प्रशंसा की चिंता करें, ना तो उपहार की चिंता करें, ना तो कौन क्या कर रहा उसकी चिंता करें, यानी आप अपने धुन में गाते रहें और किसी का सुने नहीं, इसी को कहते आंतरिक अभिप्रेरणा। अब आइए ऑप्शन पढ़ते हैं, आप लोग खुद बना दीजिएगा। इतना बात बोलने के बाद तो आप लोग खुद इसका जवाब दे दीजिएगा। रोमा अपने गृह कार्य पूरा करने के लिए माता पिता उसके टीवी ले देंगे, टीवी देखने के लिए कहेंगे, एक क्या सही की गलत, एक गलत सर। रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर नाम लाकर प्रशंसा जाते हैं, प्रशंसा क्या हो गया, बारी हो गया। अब अपनी परियोजना कार्य करने के लिए विनियमित प्रकार का तलाश कर रहा है क्योंकि जानकारी में क्या करता है, रुचि रखता है, बिल्कुल सही है। यहां पे 90 नहीं, ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, 3। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम की विधि का उदाहरण है? भाई साहब समझ लीजिए, प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं आपके अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी। और प्रगतिशील शिक्षा में क्या है कि बच्चों को एक व्यवसाय से जोड़ना है और बच्चों को कार्य कराना है, खूब कार्य कराना है। यहाँ पे शिक्षक जो होता है एक मार्गदर्शक होता है। तो आइए इसका जवाब क्या होगा, हम लोग ऑप्शन को चूज करते हैं। यहाँ पे जब आप लोग ऑप्शन को चूज करेंगे, फर्स्ट एक रूपी मानकीकृत पाठ्यक्रम, बिल्कुल गलत है। केवल अधिगम मूल्यांकन गलत बात है। निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिता आयोजन, गलत। यहाँ निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपको प्रगतिशील कक्षा में हमेशा निरंतर प्रतियोगिताओं का क्या करना है, आयोजन। तो चौथा आपका गलत हो गया। इस प्रकार से इसका जवाब क्या हो गया, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आपके स्क्रीन पे है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? भाई साहब जान लीजिए, विकास जो होता है ना वो बहुआयामी होता है ना, और वृद्धि जो होता है एक आयामी होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। कौन सिद्धांत नहीं है, चलिए पढ़ते हैं। यहां फर्स्ट है विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, नहीं, विकास बहुआयामी होता है। इसलिए आपका एक गलत है और गलत तो ही चुनना है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 1। यानी 16 का आंसर क्या हो गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को भिन्न भिन्न प्रकार के सामग्री का प्रावधान करवाना और अपने अधिगम के स्व निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना को बढ़ावा देने के लिए एक कौन सा विधि है? आइए हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थी, यहां पे आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, निर्देशात्मक अधिगम, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, बिल्कुल। यदि अर्थपूर्ण करना है और आपको स्वनिर्देशित करना है तो बच्चों को हमेशा खोजपूर्ण अधिगम का बढ़ावा दीजिए। तो इस प्रकार से इसका जवाब क्या हो गया, अन्वेषित अधिगम, यानी खोजपूर्ण सीखना। यानी बच्चा जो जब तक खोज नहीं करेगा तब तक बच्चा अधिगम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 आपके स्क्रीन पे है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या प्रावधान है या किस पे बल देता है?
आपका फर्स्ट ऑप्शन है जो आप लोग देख रहे हैं, स्मरण नहीं, स्मरण पे नहीं, याद नहीं करना है, वेधन क्षमता और अभ्यास नहीं, परीक्षा के लिए पढ़ना नहीं, सब करते ही समझ। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4। यानी अपने मस्तिष्क में कॉन्सेप्ट को विकसित कर लें और विकसित करके आप इसका जब अध्ययन करेंगे तो आप बिल्कुल नई शिक्षा नीति के तहत आप बच्चों को अधिक अधिगम करवाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा वो समझने लगे हैं शब्द वस्तुओं का प्रतीक। अब तर्क करने लगे परंतु प्रत्येक संरक्षण आक्रमकता नहीं समझ पाती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर आती है? देखिए विचार कीजिए, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के 4 सिद्धांत दिए थे और उन्होंने पहला सिद्धांत दिया था क्या? संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरा था आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा था आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। विद्यार्थियों यहां पे कह रहा है कि वर्गीकरण असंरचना नहीं समझती है, यानी मूर्त में तो बच्चा नहीं है, तर्क करता है और समझने लगा है, यानी ये जो बच्चा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर में है। आप लोग पढ़ा भी होगा और समझते भी है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग इसका जवाब देते हैं और इसका जवाब इस प्रकार से क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन, ध्वनि, लय और शब्दों के प्रति सचेतना किस बुद्धि का मूल है? आपको पता है ना, अपने ध्वनि के धुन पे शब्दों का चयन करके और अपने धुन पे नाचना कौन है? भाषिक बुद्धि है। तो यहाँ पे आप लोग जवाब तो बस क्वेश्चन को देखते के साथ ही लगा दे रहे होंगे, यानी यहाँ पे जवाब क्या होगा? भाषिक। देखिए अंतः व्यक्ति मतलब क्या होता है? अपने आप समझना। स्थानिक मतलब समझते हैं ना, कल्पना करना, और अंतरा व्यक्ति मतलब होता है एक दूसरे से समझना। तो यहां तो लय और भाषा की बात हो रहा है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वैर चिंतन आत्मविमोह वाले छात्र जो आयुध सत्र में सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है, उसकी सहायता में कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण से आपकी अनुरूप नहीं है? यानी समावेशी शिक्षा के कौन सा अनुरूप नहीं है? आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, ये बिल्कुल आपका क्या है? सही है। कौन आपका नहीं पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका जवाब क्या है? पहला आपको क्या है? सही है। बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना, ध्यान से देखिएगा, बच्चों को आप विशिष्ट स्कूल में भेज दीजिएगा, ऐसा नहीं। विशिष्ट मतलब होता है विशेष स्कूल। विशिष्ट मतलब हो गया आपका कौन सा? एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, है ना, ये सब आपके विशिष्ट स्कूल है। तो ये जो आप दो जो देख रहे हैं ये आपका गलत है। समन्वय कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना, बिल्कुल जो आपको पढ़ा उससे मदद लीजिए। बच्चों को काम करने वाले शोर मिसाल पद्धतियों में कार्य करने की क्या करना? अनुमति देना, बिल्कुल सही है। तो इसका जवाब क्या हो गया? कौन गलत है ना, तो इसका जो आंसर हो गया ना, इसका जो आंसर हो गया आपका क्या हो गया? 2। समझ गए? क्योंकि आपको आंसर नेगेटिव चुनना है, तो 3 तो सही है, तो गलत कौन है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एक विशेष विषय ज्ञान और संबंध को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए उल्लेखित साधनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? अब यहां पे आप लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे, तो ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो इसका क्या होगा आपका? ध्यान से देखिएगा, अग्रवर्ती आयोजक, खंड, स्मृति सहायक, संकल्पना मानचित्र। तो इसका आपका जवाब क्या होगा? संकल्पना मानचित्र, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? मानकीकृत अनुदेशन, विभेदन, पृथकीकरण और नामांकित करना, व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करना। तो आप लोग तो जान ही रहे हैं, व्यक्तिगत भिन्नता को क्या करना है? स्वीकार करना है। इसका जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। 24 क्वेश्चन नंबर देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत का अभिप्राय क्या है? सतत मतलब क्या होता है? निरंतर। अब ऑप्शन को ढूंढिए, किसमें निरंतर आपको नजर आ रहा है विद्यार्थियों? अंकों, ग्रेड, सतत तुलना करना। चलिए, अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार के छात्रों को सतत तुलना करना, निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पंचलिका परीक्षा लेना, समय समय पर बच्चों का स्मरण करना, अध्यापन के दौरान। देखिए सतत आ गया ना, जब आप पढ़ा रहे अध्यापन के दौरान कैसा मूल्यांकन हो गया? सतत। कैसा आकलन हो गया? सतत। तो इसका जवाब तो आप लोग को मिलेगा, इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4।
है ना, आप लोग देख रहे हैं। इसका जवाब क्या हो गया 4। अध्यापन के दौरान भिन्न उपकरण का प्रयोग करते हुए छात्रों के साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी क्या करना, सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा का पूर्वगामी है। यानी भाषा पे कौन बल दिए थे, वाइगोत्स्की, और उनका सिद्धांत है सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। तो आप लोग क्वेश्चन देखते के साथ ही इसका जवाब लगा दीजिए। क्या क्या लगाएंगे आपको, वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों से प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। अब आप लोग जवाब दीजिए, ये तो बहुत काफी आसान है, ये गलत है, कभी अनुमति नहीं देनी चाहिए, गलत है, सहायता देना चाहिए, के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी आपको हमेशा प्रश्न पूछने के लिए क्या करना है, उत्साहित करना है। प्रोत्साहित का मतलब क्या होता है, उत्साहित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की में मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। आपको पता है ना कि वाइगोत्स्की किस पे बल दिए थे, समाज पे और भाषा पे। तो आइए अब आप लोग जवाब दीजिए। अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, बिल्कुल क्या है, सही है। अधिगम एक अंत प्रक्रिया, गलत गलत गलत। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, रचिता एक गणित की अध्यापिका है, अपने छात्रों को भाषा कथन के प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने की त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे क्या कारण है, अधिक त्रुटियां वाले छात्रों को दंड स्वीकार करना। तो मैंने आपको पहले बता दिया था दंड का प्रयोग नहीं करना है। त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास करने वाले अधिक प्रश्न देना। आगे बढ़ते हैं, त्रुटियों को समझना, क्योंकि छात्र को चिंतन करने में मदद करेगा। बिल्कुल, बालक की त्रुटि को जब समझेंगे ना तो बालक को चिंतन करने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो इस प्रकार से इसका जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। और क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने वाले के प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन ये प्रवीणता एवं वकीलत, फर्स्ट ही सही, बाकी सब आप देखेंगे तो बाकी सब आपका क्या है, गलत। फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, आप प्रश्न है क्या 30, निम्न में से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है। नेगेटिव चुनना है। छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करता है। छात्रों को अधिक प्रभावकारी अर्थपूर्ण की विधियां सीखना। छात्रों को अच्छा प्रश्न एक दूसरे से तुलना करना। छात्रों को लघु विधि यथार्थवादी में सहायता करना। तो मैंने बताया था कि तुलना आपको नहीं करना है। यानी आप इसका जब भी जवाब देंगे तो क्या देंगे, इसका जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा 3। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों मैं 20/12/2021 का आपको CDP का सॉल्यूशन दिया हूं। आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों आप सभी का।